Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video we will learn about profitability ratios. जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जो बिजनेस है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, और वो ज़रूरी भी है फॉर द ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ ए कंपनी। जो प्रॉफिट है ये एक तरह की मेजर है टू टेस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न, और दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ ए बैरोमीटर टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। अब कंपनी में डिफरेंट शेयर, एक दो तीन, किसी भी बिजनेस में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि जो ओनर्स है तो वो जो प्रॉफिट है उसको देखते हैं, इट इज़ ए मेजर ऑफ देयर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन क्राइटर्स है, इट इज़ ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन जो एम्प्लॉइज़ है इट इज़ ए सोर्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। अब जो कस्टमर है उसके लिए ये एक तरह की क्वालिटी और प्राइस चेक के लिए पॉसिबिलिटी है, और जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो प्रॉफिट है इट इज़ ए मेजर ऑफ टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए कंसर्न। सो इसलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ है दैट हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सो फर्स्ट रेशियो जो इसमें हम स्टडी करते हैं दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी जिसको बोलते हैं हम, ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, पहले जीपी जिसको बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमने देखा कि कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ग्रॉस प्रॉफिट, देन सो नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है कि टोटल सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न इफ एनी। अब तीसरी बात क्या हो गई कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है इन्वेस्टमेंट का। एक कंपनी है उसने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ, दूसरी कंपनी है उसने 10 लाख से बिजनेस कर रही है, तो नेचुरली उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है और जो उनकी सेल्स है दैट विल बी अकॉर्डिंगली। सो उसमें अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो हमें खास पता नहीं चलता। तो इसलिए एक हम कॉमन जो मीडियम है, जैसे हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस में किया था, सिमिलरली यहाँ पे हम 100 में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो ताकि जो कंपैरिजन है वो आसान हो सके। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर किसी कंपनी में 100 रुपये की सेल्स है तो उसमें जीपी का शेयर कितना है। सपोज़ करो अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% आ जाता है, तो इससे कंपनी को ये फ़ायदा है कि अगर कंपनी कंपटीशन बहुत है तो दे कैन कट देयर सेल प्राइस। मतलब ऐसे उनको जो अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिल सकता है विदाउट रिजल्टिंग एनी लॉस इन देयर बिजनेस। सो सेकंड रेशियो आ जाती है नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इज a relationship between net profit and net sales. So net profit over net sales into 100। अब जो नेट प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू gross profit minus all indirect expenses
माइनस टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट का हमें पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें क्या क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। अब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वो एक्सपेंसेस है जिनका बिजनेस के ऑपरेशन के साथ रिलेशन नहीं है, बट बिकॉज जो बिजनेस का पार्ट ही है तो इसलिए इसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें मेनली हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एक तो होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं अब नॉर्मल लॉसेस। अब जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है इसमें क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कैपिटल प्लस बैंक चार्जेस। जब जो एबनॉर्मल लॉसेज है इसमें क्या आ जाता है? डोनेशन, चैरिटी, लॉस बाय फायर, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो सारे उसमें से लेस किए जाएंगे, माइनस टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। अब जो इनडायरेक्ट इनकम्स है, इनडायरेक्ट इनकम्स ये भी दो तरह की होती हैं, एक तो ऑपरेटिंग इनकम जिसमें आ जाता है डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है इसमें आ जाता है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रेंट ऑन प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो सेपरेट इनकम है, सो इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो इस तरह जो नेट प्रॉफिट है उसका बेसिक हो गया कि जो भी बिजनेस में चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं, और इसी तरह ही सारी इनडायरेक्ट इनकम्स, तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट एक बहुत बढ़िया सी मेजर है जिसमें ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट में से हमें कितना जो अमाउंट बची है डिविडेंड के लिए एंड रिटेन अर्निंग के लिए। तो थर्ड जो रेशो मेन आ जाती है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। सो ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या है? बिजनेस में जो खर्चे हैं जो दो तरह के हैं, जैसे हमने पढ़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है और कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं।
सो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है वो खर्चे जिनका बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ कोई भी हिसाब किताब, कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम ऑपरेटिंग रेशो में क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग expenses only divided by net sales मल्टीप्लाई बाय 100। सो जितनी भी रेशोज है वो सारी 100 में हम कंपेयर करके लिखते हैं ताकि हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि अगर 100 रुपये की सेल है तो उसमें से खर्चा कितना हो गया और बाकी जो मार्जिन है वो कितना बचता है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने देख लिया कि ऐसे निकालना। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स देन एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस। सो इसमें जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है जहाँ जो भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है जैसे कि लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि दे आर रिलेटिंग टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो इसलिए यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस which are indirectly related with the business but they are relating to the operating activities, so वही include करते हैं। so net sales multiply by 100। तो इस रेशो से हमें ये पता चल जाता है, जैसे सपोज करो अगर ये रेशो 75% आ जाती है तो इसका मतलब सिर्फ कंपनी के पास 25% बचा है जिसमें से कंपनी ने अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी करने हैं, जिसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट भी पे करना जो उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है, और जिसमें से डिविडेंट भी पे करना और रिटेन्ड अर्निंग भी उसमें से होनी है। सो ये एक बहुत अच्छी मेजर है ये जानने के लिए कि हमारी जो बिजनेस में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग रेशो हमारी कितनी आ रही है। सो नेक्स्ट रेशो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ratio. So it is a relationship between operating profit divided by net sales multiply by 100। so अब जो operating profit है, operating profit is equal to operating profit is equal to sales minus operating costs divided by net sales multiply by 100। सो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट पीछे वाले में देखा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग cost is equal to cost of goods sold plus operating expenses। ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। और अगर हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऑपरेटिंग रेशो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली, तो इट इज़
so it will be 100 minus, so operating profit ratio is equal to 100 minus ऑपरेटिंग रेशो। सो सपोज करो कि जैसे हमारी जो ऑपरेटिंग रेशो जो 75% आई थी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 100 माइनस 75, सो दैट इज 25/25%। सो मतलब ये हमें ये दिखाता है कि हमारे पास कितना मार्जिन है जिसमें से हम इंटरेस्ट, इनकम टैक्स और जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है उनको बियर कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, जब हमारे पास प्रॉफिट आ गया उसमें से जो शेयर होल्डर के लिए फंड्स तब बचता है जब हम उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस कर देते हैं। सो क्या लिखेंगे फिर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसमें से जो प्रॉफिट आ गया उसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेस को लेस करने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर्स के लिए पे होता है, शेयर होल्डर को उसमें से डिविडेंड मिलता है। अब जो शेयर होल्डर के फंड्स है, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, जैसे कि शेयर प्रीमियम, देन रेवेन्यू फ्रॉम रिजर्व्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, जितने भी बाकी सरप्लसेस हैं, माइनस accumulated losses if any. So shareholders funds, equity share capital, preference share capital, free reserve जितने भी हैं, retained earning plus surplus minus accumulated losses. So जो एक बहुत अच्छी जितनी मतलब हम इससे जो भी शेयर होल्डर है वो ये आइडिया लगा सकता है कि कंपनी जो है वो उनकी जो अमाउंट है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर कितनी रिटर्न जो है वो कमा पा रही है। तो देन लास्टली इसमें आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। सो अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है दे आर द रियल ओनर्स और उनको जो पेमेंट है सबसे एंड में होती है, इवन के आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज़ अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कई बार हमें अर्निंग पर शेयर भी निकालना आता है। सो अगर अर्निंग पर शेयर हमने निकालना है, अर्निंग पर शेयर, तो इसमें ऊपर तो यही लगेगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर
इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखते हैं, तो इट विल कम, मतलब जो भी शेयर होल्डर की कैपिटल लगी है उसका जो एक शेयर है उसके पीछे कंपनी क्या अर्न कर रही है। सो जितनी ईपीएस ज़्यादा होगी उतनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, कंपनी जो है बेटर मैनेज कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। थैंक यू वेरी मच।